नमस्कार दोस्तों, स्टडी दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज अर्थशास्त्र के इकाई 5 में कृषि, खाद्यान्न और सुरक्षा एवं गुणवत्ता के बारे में और उसके प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है हमारा, सबसे पहले दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा कौन सा पहला क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हमारा है बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो पहला ऑप्शन है क उद्योग, व्यापार, कृषि। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ग, कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है? तो ऑप्शन दिया है कुएं एवं नलकूप, नहरें एवं तालाब, नदी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुआं और नलकूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है। किस चीज़ की बर्बादी होती है? फसल की, मनुष्य और मवेशी की, आवास की, या इनमें से सभी? तो इसमें जो भी मतलब बाढ़ से बर्बादी होती है, इनमें से सभी की बर्बादी होती है। फसल का भी बर्बादी हो जाता है, मनुष्य और मवेशी का भी, और आवास का भी। और 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा अकाल से राज्य में बर्बादी होती है। अकाल से किस प्रकार बर्बादी होती है? खाद्यान्न फसल की, मनुष्य और मवेशी की, उद्योग की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा खाद्यान्न फसल की। अकाल जब भी पड़ता है तो खाद्यान्न फसल में काफ़ी गिरावट होती है, जिससे खाद्यान्न फसल प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है भदई, खरीफ और अगहनी, रबी और गर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा खरीफ और अगहनी फसल को शीतकालीन कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो इसमें ऑप्शन दिया है बिहार, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बंगाल, यानी ग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विगत वर्षों के अंतर्गत भारत के किस राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है? मतलब राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान में क्या हुआ है? घटा है, बढ़ा है, या स्थिर रहा है, या घटता बढ़ता रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कृषि योगदान में कमी हुई है, यानी घाटा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है हमारा क बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, या एपीएल कार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा अंत्योदय कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो इसमें दिया है गहन खेती नीति, आयात नीति और भंडारण नीति, या इनमें से सभी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ग नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सी डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रही है? इसमें ऑप्शन दिया है पटना डेयरी, मदर डेयरी, या अमूल्य डेयरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पटना डेयरी, ऑप्शन क। अब उसके बाद से देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में पहला सवाल हमारा दिया हुआ है बिहार राज्य में कृषि डैश डैश जनसंख्या के आजीविका का साधन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बहुसंख्यक, यानी बिहार में बहुसंख्यक जनसंख्या, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बिहार में कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि की डैश डैश निम्न है, यानी बिहार में कृषि की उत्पादकता निम्न है। उत्पादकता
उत्पादकता निम्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा उत्पादकता इसमें भर लेंगे। 3 नंबर सवाल हमारा दिया है, बिहार की कृषि के लिए सिंचाई डैश डैश महत्व रखती है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अत्यधिक। यानी बिहार में कृषि का अत्यधिक महत्व रखती है, कृषि में सिंचाई का अत्यधिक महत्व रखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा काफ़ी अधिक। काफ़ी अधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बफर स्टॉक का निर्माण करती है। अब बफर स्टॉक का निर्माण कौन करती है? तो जाहिर सी बात है, बफर ज़्यादा से ज़्यादा जब अनाज हो जाए तो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती है, तो सरकार करती है। तो सरकार बफर स्टॉक नामक क्या करती है, भंडारण केंद्र खोलती है और उस पर अनाजों को इकट्ठा रखा जाता है ताकि अकाल की स्थिति में काम आ सके। और अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारणता रेखा से नीचे के लोगों के लिए डैश डैश कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। यानी निर्धन रेखा से जो नीचे होते हैं उनके लिए हम कौन सा कार्ड इस्तेमाल करते हैं? BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड का प्रयोग करते हैं, BPL कार्ड का प्रयोग करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण डैश डैश है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन हो जाएगा, यानी भारतीय कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण है। अगला है, औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता कितनी कैलोरी है? औद्योगिक श्रमिक के लिए दैनिक आवश्यकता कैलोरी कितनी होगी? तो 3600 कैलोरी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दिल्ली में डैश डैश डेयरी कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का दिल्ली में पटना में आपको पता ही है, पटना में कौन सा डेयरी कार्य करती है? डेयरी प्रोजेक्ट कार्य करती है, लेकिन दिल्ली में जो करती है मदर डेयरी कार्य करती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा मदर डेयरी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति डैश डैश से प्रवाहित होकर भारत में लागू हुई। तो हरित क्रांति मैक्सिको से प्रवाहित होकर के इधर से आधा का हो जाएगा सिक्को, यानी मैक्सिको से प्रवाहित होकर के भारत में लागू हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी सही और गलत का ठीक लगाना है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कृषि का है। तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की कृषि अत्याधुनिक है। नहीं, ये भी बात गलत है, अति निम्न है, जिसकी वजह से बिहार में कृषि की उत्पादकता भी बहुत कम है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। अगला है, राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र काफ़ी अधिक है। तो ये सवाल हमारा सही होगा, क्योंकि बिहार में अत्यधिक बाढ़ क्षति पहुंचाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ये बात सही है, हमारा कृषि के लिए कच्चे माल की सही उपयोगिता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम 2600 कैलोरी होती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी एक अध्यापक के लिए कैलोरी प्रतिदिन कितनी चाहिए? कम से कम 2600 कैलोरी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की उपज पर विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हमारा 6 नंबर सवाल गलत हो जाएगा। विशेष कैलोरी की ज़रूरत होगी, यानी विशेष ध्यान दिया जाएगा, तभी जा कर के यह खाद्य पदार्थों के लिए उपज की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये बात सही है। और अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, यानी सही गलत का लास्ट क्वेश्चन है, कृषि भारत और बिहार का आर्थिक इंजन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका जवाब।
इसको ही सही कर लेंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है बिहार के कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय बताएं। तो बिहार की कृषि को दूर करने के लिए निम्नलिखित 4 उपाय के बारे में चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं 4 उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला उपाय है हमारा जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो जाहिर सी बात है कृषि की समस्या और कृषि के पिछड़ेपन को थोड़ा सा दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा सुनिश्चित सिंचाई, यानी निश्चित रूप से सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए ताकि समय समय पर खेती के पैदावार में बढ़ोतरी किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ऑप्शन है हमारा बाढ़ नियंत्रण एवं बेहतर जल प्रबंधक, यानी बाढ़ द्वारा जितना क्षति होता है उस पर हम कंट्रोल मतलब अपना बांध बना करके उसकी सुरक्षा के लिए एक नियंत्रण समिति का गठन करें और जल का प्रबंधक खेती के लिए मुहैया कराएं। अगला ऑप्शन है हमारा उन्नत बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग, यानी बेहतर प्रकार के कृषि का प्रयोग, यानी मशीनरी सिस्टम का प्रयोग करके कृषि को बेहतर बनाया जा सकता है और बेहतर तरीक़ा से कृषि किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खाद्य फसल और नगद फसल में अंतर बतावें। चलिए देखते हैं खाद्य फसल और नकदी फसल में क्या अंतर है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, खाद्य फसल से तात्पर्य कृषि उत्पादक से है, उत्पादों से है, यानी खाद्य फसल का तात्पर्य कृषि उत्पादों से है जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, यानी जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है वो खाद्य फसल कहलाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, मक्का, ज्वार इत्यादि, ये सभी खाद्य फसलें होती हैं। जबकि नकदी फसलें वैसी फसल हैं जिनमें फसलों का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी नकदी फसल में हम लोग किसको रख सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया। अगर हम नकदी फसल को चाहें गन्ना को पूरा उगाएं और घर ही पे उसको खा करके या किसी तरह उसका उपयोग कर ले, ऐसा हो सकता है, संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए नकदी फसलों में वैसे फसल को शामिल किया गया है जिसको बेच करके हम माल या पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें ताकि हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही लाभदायक हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं, यानी किस प्रकार के लोग जो हैं खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसका देखते हैं, 3 नंबर सवाल का आंसर हमारा है निम्न लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रसित हो सकते हैं। अब वही निम्न लोग में कौन कौन से हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के लोग जो भूमिहीन है अथवा थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि पर निर्भर है, यानी वैसे लोग जो होते हैं अधिक मतलब कृषि खाद्य सुरक्षा से अधिक प्रभावित होते हैं जो अनुसूचित जाति के हों और अनुसूचित जनजाति से या कुछ अन्य पिछड़े वर्ग के हों और जिनके पास भूमि नहीं हो और जिसके पास कुछ भूमि हो लेकिन वह भी उतना ज़्यादा नहीं हो। और दूसरा ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना काम करने वाले कामगार यानी भिखारी इत्यादि लोग, ऐसे लोग जो होते हैं अपनी खाद्य सुरक्षा से ग्रसित रहते हैं, यानी उन्हें हमेशा अपने खाने की चीज़ों के लिए हमेशा इधर उधर भटकना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा स्टॉक नहीं होता है जिससे वो प्रतिदिन अपने भोजन को नियमित तरीके से और नियमित रूप से ग्रहण कर सकें। इसीलिए उनका खाद्य सुरक्षा जो होता है यानी खाद्य की पदार्थें सुरक्षित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया और कैसे।
तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हाँ, हम मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जिससे 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई, जिसमें विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुआ। यानी ये मतलब सबसे पहले तो 1964 और 65 में इस गेहूं और चावल का उत्पादकता देखा गया तो बहुत ही कम था, लगभग 72.3 टन के करीब था। और बाद में जब जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ, उसके बाद से 1995 से 96 के तकरीबन देखा गया तो यह खाद्यान्न फसल में वृद्धि होकर के 303.3 टन पहुंच गया था। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो हरित क्रांति है भारत के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही बड़ा साधन था। अगर उस समय भारतीय वैज्ञानिक आप लोग को पता होगा, हरित क्रांति के भारतीय वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? और भारत में मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, भारत में स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? यानी सरकार बफर स्टॉक किस लिए बनाती है, उसका क्या तात्पर्य होता है? यानी बफर स्टॉक क्या है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, ऐसी कमी वाली क्षेत्र में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या का हल करने में मदद करता है। यानी बफर स्टॉक जो होता है, इसमें सरकार एक अनाज गृह बनाती है, जिसमें हम लोग अपने अनाज को दे देते हैं। और इसका फ़ायदा तब होता है जब भारत में किसी प्रकार की किसी प्रकार की अनाज से संबंधित कोई ऐसा आपदा है जिससे हमारी भारत के लोगों को भूखमरी की ऐसी समस्या है, उसके लिए हम लोग बफर स्टॉक में सरकार क्या करती है, अनाजों को सुरक्षित रखती है, ताकि आने वाले समय या आपदा के काल में किसी प्रकार की ऐसी अनाज से संबंधित समस्या ना आ पाए। इसीलिए सरकार बफर स्टॉक नामक एक गृह भंडार बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम लोग देखते हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना है, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभाव से उन्हें बचाया जा सके। यानी उपभोग की कीमत जैसे कि हम लोग किसी वस्तु को जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं उनको इस बढ़ती कीमत से बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी संस्था का व्यवस्था की हुई है, जिसमें क्या होता है कि उन लोगों को बचाया जा सके या नागरिकों को न्यूनतम पोषण की स्थिति में बनाए रखी जा सके। नहीं तो ऐसा समय आएगा जिसके पास ज़्यादा अनाज है तो वो क्या करे, अपना स्टॉक कर ले और उसके बाद से सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर देना चालू कर दे, तो जिससे पता चलेगा कि भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नामक संस्था का व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा कीजिए। और इसके बारे में देख लेते हैं, हमारा राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल आप लोग को बता देते हैं।
चलिए, तो इसमें है हमारा राशन कार्ड वर्तमान में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंत्योदय राशन कार्ड, यानी यह सबसे गरीब लोगों को दिया जाता है। अंत्योदय राशन कार्ड में गरीबों में गरीब जो होता है उसके लिए यह व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। और दूसरा होता है बीपीएल राशन कार्ड, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिया जाने वाला ये होता है बीपीएल राशन कार्ड। अगला होता है तीसरा नंबर एपीएल, यानी एबव पॉवर्टी लाइन। यह कार्ड गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को दिया जाता है, यानी गरीबी रेखा से जो ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए हम लोग एपीएल नामक राशन कार्ड मतलब हमारे सरकार द्वारा दिया जाता है, जिससे उनकी जो भी खरीदारी हो उसके लिए उन्हें मदद मिलती है। चलिए, आज इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग को तो कुछ नहीं होगा क्या, आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर दें, उससे हम लोग को कुछ कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग को पता ही है सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा है कि आप लोग को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा थोड़ी। जो सब्सक्राइब कर लेगा मेरे चैनल को तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हमेशा आप लोग को फ़ायदा होते रहेगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। इसीलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।